हेलो फ्रेंड्स। हेलो। हेलो एवरीवन। आज एक फर्स्ट वीडियो के साथ लाया हूँ मैं। वैसे तो मेरी ये सेकंड वीडियो है, लेकिन सिलेबस वाइज मेरा फर्स्ट टॉपिक है ये आज। आज मैं सिलेबस का GS3 का इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इशूज अराइजिंग फ्रॉम इट, ये वाला टॉपिक लेके आया हूँ। ठीक है। अभी ये क्यों लेके आया हूँ, तो इसका रीज़न सिंपल है कि आपको अगर इस चीज़ का नॉलेज हो जाएगा ना कि व्हाट इज़ इंक्लूसिव ग्रोथ एंड what it encompasses, what are the challenges, what are the initiatives of government to achieve inclusive growth। अभी तो inclusive growth बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑलमोस्ट मैं एब्सोलूट टर्म में नहीं बोलूँगा, बट ऑलमोस्ट 99% पॉलिसीज़ का एम इंक्लूसिव ग्रोथ होता है। मतलब देखो, इंक्लूसिव ग्रोथ क्यों होता है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल स्किल इंडिया प्रोग्राम, फॉर व्हाट स्किल इंडिया प्रोग्राम इज लॉन्च्ड, इट इज़ लॉन्च फॉर द पर्पस, सिंपल सा पर्पस था उसका कि आपको स्किल देना है। अब स्किल देने से क्या होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, है ना। कैपेसिटी आई ना आपके पास कुछ काम करने की, आप उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। आपकी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी उससे आप एक बेटर लाइफ जी सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इंक्लूसिव ग्रोथ हो गया। मतलब आप सबको इंक्लूड कर रहे हैं, आप सबको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आप सबको रिसोर्सेज को इक्वली और फेयरली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आप देखिए व्हाट इज़ इंक्लूसिव ग्रोथ, ये OECD की डेफिनेशन है इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ इज एन इकोनॉमिक ग्रोथ विच इज़ फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटी अमंग ऑल। समझ गए ना। मतलब जो फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, क्या हो, फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड। विच इज़ फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, है ना। मतलब क्या हो, फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और क्रिएट अपॉर्चुनिटी अमंग ऑल, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे। मतलब कोई भी रिसोर्सेज हैं तो वो इक्विटेबल रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जो अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 39B(c) में मेंशन है ना। मतलब वो इंक्लूड होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ भी दें, तो ये भी DPSP में है। अब देखो इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, ग्रोथ इज़ अ क्वांटिटेटिव टर्म, ओके, डेवलपमेंट इज़ अ क्वालिटेटिव टर्म। अभी जो ग्रोथ है ना, ग्रोथ ग्रोथ कैसी होनी चाहिए, विच इंक्लूड एवरी वन इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, सेक्स, रेस, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, एनीथिंग, ओके। ये सब कुछ के रिस्पेक्टिव जो 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 रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड हों वो फेयरली इक्विटेबल हों, जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे वो भी फेयर और इक्विटेबल हो, तब उसको इंक्लूसिव ग्रोथ बोलेंगे अपन। और अभी एक रिसेंटली एक करंट अफेयर, देखो ये मैंने क्यों पॉइंट दिया, ये वाला ये पॉइंट मैंने इसलिए दिया, जब आप कोई भी इंक्लूसिव ग्रोथ का क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम आती है कि अब मैं ये आंसर स्टार्ट कैसे करूँ। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट होता है, UPSC में जो आता है अभी। लेकिन अभी आप जब मेरा ये वीडियो देखेंगे, आप मेरे मतलब थोड़े 10 15 20 वीडियो देखिए, अब उसके बाद आंसर लिखना ट्राई करिए, फिर आप देखिए आप किस पोजीशन में। तो क्या होता है, सबसे पहले अपन को क्वेश्चन का डिमांड समझना होता है। डिमांड समझने के लिए अपन को क्वेश्चन किस टॉपिक से, किस सिलेबस के किस टॉपिक से पूछा गया है, ये जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन ने उस टॉपिक के अंदर बहुत ही कंसाइज तरीके से पढ़ा हुआ है। समझ रहे हैं ना आप। तो ये वाला जो करंट का मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है आपके इधर पे, ये तो कोई देखने के लिए सिर्फ नहीं लिखा है, ये इसका यूटिलाइजेशन होगा सीधा आंसर में, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आप कैसे करोगे इसको यूज़। अभी थोड़ा साथ चलिए, मैं बताता हूँ आपको क्या है कि 16 मतलब 16 स्टेट्स साइंड मैसूर डिक्लेरेशन विच एम्स टू प्रमोट इंक्लूसिव एंड सिटीजन सेंट्रिक ग्रोथ। तो आप इसको याद कर लीजिए, बहुत ही ईजी है, अभी रिसेंट डेवलपमेंट है, 1 साल पुराना है शायद, 1 साल पुराना मतलब रिसेंट और कंटेम्प्ररी, ये आप पेपर में यूज़ कर सकते हैं, ओके। इसके बाद इंक्लूसिव ग्रोथ के पिलर्स कौन कौन से, की पिलर्स, तो इंक्लूसिव ग्रोथ इनकम्पासेस एनवायरनमेंट फ्रेंडली ग्रोथ। देखो समझो इस बात को, ऐसी ग्रोथ जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, जो सस्टेनेबल हो, वो सारी की सारी ग्रोथ इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर आएगी। अब इंक्लूसिव मतलब अब एनवायरनमेंट फ्रेंडली सस्टेनेबल ग्रोथ क्या होंगी, जो ग्रोथ, ऐसी ग्रोथ जो ग्रीन वॉशिंग को प्रिवेंट करे। देखो UPSC 2022 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये, और ये मेरे नोट से सीधा आया था, ग्रीन वॉशिंग। हालांकि मेरा गलत था, लेकिन
आया तो नोट्स से था, अगर मैं पढ़ता अच्छे से तो मेरे भाई ये बन जाता, बट मैंने नहीं पढ़ा, ये मेरी प्रॉब्लम है। बट आप समझिए कि आपको क्लैरिटी होगी कब, जब आप बहुत कंसाइज होके बहुत अच्छे से बार बार पढ़ेंगे। देखो बहुत सारा नहीं पढ़ना है, थोड़ी सी चीज़ को बहुत बार पढ़ना है। मतलब मेरा फंडा सिंपल है, बहुत बार नहीं पढ़ना है, बहुत नहीं पढ़ना है, बहुत बार पढ़ना है। ओके, अब इन्वायरमेंट फ्रेंडली ग्रोथ क्या होगी? जो ग्रीन वॉशिंग को प्रिवेंट करे। काय को प्रिवेंट करे? ग्रीन वॉशिंग को। ठीक है, जो ग्रीन वॉशिंग को प्रिवेंट करे वो हो जाएगी इन्वायरमेंट फ्रेंडली ग्रोथ। ठीक है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो SDG गोल्स होते हैं, उनको जो अचीव करने में हेल्प करे वो हो जाएगी इन्वायरमेंट फ्रेंडली सस्टेनेबल ग्रोथ। तो अभी आप इसको आपको अगर कोई पॉइंट रेलिवेंट लगता है तो आप उसको नोट कर लीजिए। देखो नोट्स में किसी को नहीं देने वाला, माउथ फीडिंग की आदत में किसी की भी नहीं डालने वाला। अगर आपको देखना है आप देखिए, आप अपने आप से नोट करिए। अगर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं आपको नोट्स दूँ ये नहीं होगा इधर, समझ रहे हो ना? मेहनत करना पड़ेगी बॉस। फिर सेकंड जो की पिलर है इंक्लूसिव ग्रोथ का, गुड गवर्नेंस। अभी गुड गवर्नेंस अपन को सिलेबस में ऑलरेडी है, तो अपन को GS2 में भी है, GS4 में भी है। तो अब जब अपन गुड गवर्नेंस पढ़ते हैं ना, तो गुड गवर्नेंस को ऐसे पढ़ते हैं कि गुड गवर्नेंस क्या होती है? कुछ नहीं, ऐसी गवर्नेंस और ऐसी स्ट्रेटेजी जिसमें 8 की पिलर्स आए। 8 की पिलर्स कौन होते हैं? अभी वो मैं जब पढ़ाऊँगा आपको ये तो बता दूंगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक है E² AT R² CEP। ठीक है, ये ट्रिक है इसकी। E मतलब इक्विटी, E मतलब एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, A मतलब अकाउंटेबिलिटी, T मतलब ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिवनेस, रूल ऑफ लॉ, सिटीजन सेंट्रिक ग्रोथ, कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, इक्विटी एंड पीपल पार्टिसिपेशन। ये हो गई, ये जिसमें ये सारी चीज़ें होंगी वो गुड गवर्नेंस होगा, या फिर इनमें से कुछ चीज़ें भी होंगी तो वो गुड गवर्नेंस हो जाएगी। तो आप समझ गए व्हाट इज़ गुड गवर्नेंस। इससे एक आगे बढ़ के टॉपिक आता है ई गवर्नेंस। जब गुड गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी का इंक्लूजन हो जाए, ICT का, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, जब इसमें इसका इंक्लूजन हो जाए तो ई गवर्नेंस हो जाता है। देखो इसमें हमने लिखा है इंक्लूजन ऑफ टेक्नोलॉजी। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही जनरल चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको बिल्कुल भी ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला हो गया एनवायरनमेंट फ्रेंडली सस्टेनेबल ग्रोथ, दूसरा हो गया गुड गवर्नेंस एंड इंक्लूजन ऑफ टेक्नोलॉजी, तीसरा पॉइंट है जेंडर सेंसिटिव सोसाइटी। देखो इस पर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये सिर्फ UPSC के आंसर राइटिंग में काम नहीं आएगा, ये लाइव में भी काम आएगा। देखो ऐसे आप लोग ना चाहते हुए भी आप लोगों का सोशलाइजेशन ऐसे हुआ है कि आप बहुत जेंडर बाइज्ड होते हैं। आप हमेशा फीमेल को इन्फीरियर समझते हैं। आपको ऐसे नहीं समझना है, आपको जेंडर सेंसिटिव होना है, इक्वलिटी एगैलिटेरियनिज्म पर बिलीव करना है। दैट इज़ हाउ वी कैन मेक अदर्स हैप्पी एंड वी एज अ पर्सन विल रिमेन हैप्पी। सो व्हाट वी नीड टू ऑप्ट इज जेंडर सेंसिटिव सोसाइटी। अब ये जेंडर सेंसिटिव सोसाइटी क्या कहलाती है भाई? मतलब इतना हैवी सा वर्ड दे दिया आपने। तो जेंडर सेंसिटिव सोसाइटी कुछ नहीं होती, ऐसी सोसाइटी जहाँ पे एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज एंड लॉ एंड ऑर्डर, मतलब सिंपल वर्ड में इजी कर देता हूँ मैं, इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल, सोशल डिस्पैरिटी जब ख़त्म हो जाए, डिस्पैरिटी बोले तो इनइक्वलिटी ख़त्म हो जाए। डिस्पैरिटी अपन करते हैं इकोनॉमिक के टर्म में यूज़ में, तो ये मैंने गलत किया इधर। इनइक्वलिटी, जब इनइक्वलिटी दूर हो जाए तब उसको बोलते हैं जेंडर सेंसिटिव सोसाइटी। मतलब ऐसी सोसाइटी जो महिला और पुरुष, मेल और फीमेल में भेद ना करे, डिफ्रेंशिएट ना करे, वो सोसाइटी होती है जेंडर सेंसिटिव सोसाइटी। तो ऐसी सोसाइटी अगर कोई भी स्कीम, कोई भी पॉलिसी, कोई भी एक्शन गवर्नमेंट का या फिर कोई NGO का या फिर सिविल सोसाइटी का, ऐसा कोई एक्शन जो ऐसी सोसाइटी फॉर्म करने में हेल्प कर रहा है, वो सारा इंक्लूसिव ग्रोथ होगा। एम्पावरिंग एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एज वेल। फिर इसके बाद इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड फॉर्मल इक्वलिटी, ये आर्टिकल 14 के अंदर लिखा हुआ है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। और जैसे और मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो एम्पावरिंग एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ये जो है ये आर्टिकल 39B और 39C। देखो C में कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को प्रिवेंट करना है ना, DPSP का वर्ड है, तो वो इसका इस वाले पोर्शन का एक अंदर का पोर्शन बन जाएगा।
मतलब सब पार्ट हो जाएगा। इसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन और ह्यूमन कैपिटल। फाइनेंशियल इंक्लूजन अपन GS3 में फिर से पढ़ेंगे, जब अपन डिफरेंट टॉपिक्स देखेंगे तो उसमें आएगा फाइनेंशियल इंक्लूजन। GS2 में भी पढ़ेंगे, GS1 में भी पढ़ेंगे, क्योंकि और GS4 में भी पढ़ेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन आपको एम्पावर करता है। जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसने क्या किया, इसने बैंक अकाउंट्स खोले, तो अब ये फाइनेंशियल इंक्लूजन है क्या? हाँ ये है, लेकिन ये ही सब कुछ नहीं है। फाइनेंशियल इंक्लूजन में BCII आता है, ये शॉर्ट ट्रैक है, बैंकिंग, क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस। जब ये सारी चीज़ें एक्सेस हो जाए, एक्सेस अकेली ऐसा नहीं कि एक्सेस 20 किलोमीटर चल के जा रहे तो एक्सेस हो, एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे आपको बैंकिंग सिस्टम मिल जाए, बैंकिंग सर्विस मिल जाए, आपके पास क्रेडिट लेने के लिए आपकी कैपेबिलिटी हो, या फिर आपको इजीली क्रेडिट, मतलब क्रेडिट कभी कभी मिसकंसेप्ट हो जाता है, इसमें लोन लेने की आपके पास क्षमता हो, या फिर आप लोन ले सकें। आप इन्वेस्टमेंट के लिए आप अपना मनी आप आइडल ना रखें। आइडल मतलब मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, मतलब रखा है तो रखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए घर में। आप उसको इन्वेस्ट करिए, क्योंकि पैसे से पैसा बनता है। तो जब आपके अंदर ये कैपेसिटी आएगी, जब आप इंश्योरेंस वाले होंगे, मतलब जैसे अनफॉर्सीन इवेंट्स आ जाते हैं, डेथ हो जाती है किसी की, तो पूरा सोशल स्ट्रक्चर लाइफ, मतलब सोशल स्पेक्ट्रम होता है जो फैमिली का, ख़त्म हो जाता है। तो उस केस में अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो एक फाइनेंशियल बैकअप हो जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल बैकअप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फैमिली को स्टैंड स्टिल रखने के लिए। मतलब इंसान तो होते ही इम्पोर्टेंट यार, मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, बट अब वो इंसान चला गया, अब क्या कर सकते हैं। तो एक फाइनेंशियल सपोर्ट रहता है। तो इंश्योरेंस अगर आपके पास है, आप अगर इंश्योरेंस एक्सेस कर सकते हैं, तो आप फाइनेंशियली इंक्लूसिव पर्सनालिटी है, मतलब आपके पास आप फाइनेंशियली इंक्लूसिव है, ओके। और ह्यूमन कैपिटल में 3 चीज़ें आती हैं। जब आपके पास गुड हेल्थ हो, क्या हो, गुड हेल्थ, आप क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर पा रहे हो, और आपकी वे ऑफ लाइफ, लाइवलीहुड, सिंपल ले लो यार, लाइवलीहुड है वो बेटर हो कैसे, मतलब आप हैप्पी इन सेंस अलग अलग पैमाने होते हैं लोगों के, अब मैं इसमें डीप डेप्थ में नहीं जाता हूँ इसमें। ये होता है ह्यूमन कैपिटल। अभी ये सारे, जब कोई भी स्कीम, कोई भी पॉलिसी, कोई भी लॉ, कोई भी इनिशिएटिव, कोई भी कुछ भी अगर गवर्नमेंट ला रही है और वो इन 6 पिलर्स 7 पिलर्स के अंदर लाई करता है, तो वो इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करेगा। देखो मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपको इन चीज़ों को, देखो इसको याद करना पड़ेगा, समझ के याद करोगे तो याद नहीं करना पड़ेगा, और इन्हीं पॉइंट्स को बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा आपको। अब मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। अब इसके चैलेंजेस क्या है, तो मैं हमेशा हर चीज़ को कैटेगराइजेशन में बिलीव करता हूँ। तो जैसे मैंने इकोनॉमिक चैलेंजेस बता दिए, जैसे मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस बना दिए, डेमोग्राफिक चैलेंजेस बता दिए, सोशल चैलेंजेस बता दिए। अभी आपके पॉइंट्स खुल गए, आपको पता है कि सोशल चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब अपन ने पढ़ा भी, ऐसी ग्रोथ जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली सस्टेनेबल ग्रोथ हो, जो गुड गवर्नेंस एंड इंक्लूजन ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रमोट करे, जो जेंडर सेंसिटिव सोसाइटी बनाए, जो एजुकेशन प्रोवाइड करे और कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट दे, जो क्वालिटी ऑफ मतलब इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में बिलीव करती हो, ऐसी ग्रोथ, फॉर्मल इक्वलिटी प्रोवाइड करे, फाइनेंशियल इंक्लूजन दे, ह्यूमन कैपिटल दे, ठीक है। ऐसी सारी ग्रोथ इंक्लूसिव ग्रोथ होंगी। अब चैलेंजेस क्या हैं, तो अभी चैलेंजेस मतलब इकोनॉमिक चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंज मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन है। अब देखो, सबसे इन्फ्लेशन तो है ही, और साथ साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी। एक पॉइंट मैंने इधर छोड़ दिया, अब लिख लीजिएगा इधर पे, अनएम्प्लॉयमेंट, ओके। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज, बिकॉज एक साइकिल बनती है जिसको वर्चुअस साइकिल बोलते हैं, सॉरी विशियस साइकिल बोलते हैं। ये साइकिल जो है वो ऐसे स्टार्ट होती है कि आपको एजुकेशन नहीं दी क्वालिटी, तो आप क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली, आपके पास क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली, तो आपके पास ऑब्वियसली मनी नहीं आएगा, मतलब इनकम नहीं होगी। आपके पास इनकम नहीं होगी तो आप इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, तो इन्वेस्टमेंट, एक टाइप का इन्वेस्टमेंट ये भी होता है जिसमें अपन ग्रो एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं। तो अल्टीमेटली ये वर्चुअस साइकिल है। अब इसमें कहीं ना कहीं तो आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब आप, सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी इंसान को एजुकेट कर दो। मतलब आप किसी भी इंसान को एजुकेट कर देंगे ना,
पैसे मत दीजिए यार, एजुकेट कर दीजिए। तो एजुकेशन इज़ अ टूल विच कैन ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ एंड अदर्स लाइफ एज वेल। मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं आफ्टर, मतलब सेंधी का दूध है, सिंपल। आप डिफरेंट टीचर से सुनते होंगे कि शिक्षा सेंधी का दूध है, जो आपको इतनी मजबूती देता है ना कि पूछो मत। तो लेकिन अपने अभी एजुकेशन कैसी है, देखो प्राइवेट स्कूल्स अफोर्ड कर पा रहे हैं, जो कर पा रहे हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन मिल रही। सरकारी स्कूल की क्या हालत है ये आप सब जानते हैं। तो ये क्वालिटी एजुकेशन इज़ अ प्रॉब्लम, जो कि मैंने इधर सोशल में लिखा है। देखो इधर लिखा होगा, कहीं नहीं लिखा तो लिख लो आप, ठीक है। एजुकेशन क्वालिटी इज़ अ प्रॉब्लम, ओके। इधर पे आ जाओ, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, इन्फ्लेशन रेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक शॉर्टफॉल। इसमें तो मतलब ज़्यादा कुछ बताने का नहीं है। इन्फ्लेशन, अभी देखो इन्फ्लेशन अपने यहाँ जो टारगेट है 4 ± 2% का, अपन का जो इन्फ्लेशन पोस्ट कोविड के बाद 6% से भी ऊपर चला गया था अभी। तो अब इतना इन्फ्लेशन, आप गैस के रेट देखिए, आप नॉर्मल कमोडिटीज़ के रेट देखिए, बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो अपन जैसे लोग, जैसे मैं तो एफर्ट कर सकता हूँ क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली, बट अब देखिए जो पुअर हैं, जैसे अपने यहाँ बहुत पुअर पीपल है, अराउंड 30% पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, ठीक है। तो वो लोग नहीं कर सकते एफर्ट यार, मतलब आप उनकी कंडीशन देखिए। तो इकोनॉमिक चैलेंजेस में इन्फ्लेशन इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर बिहाइंड द challenges which are posing threat to inclusive growth, okay। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स शॉर्टफॉल, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस और अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे हो जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस में करप्शन, रेड टेपिज्म, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। देखो जैसे लैक ऑफ पॉलिटिकल विल मतलब पॉलिसीज ही ग्राउंड लेवल पे नहीं पहुंच पा रही हैं। जैसे अपने 1917 से 1990s के दशक में होता था कि स्कीम तो बनती थी और पैसे भी अलॉट होते थे, लेकिन ग्राउंड पे नहीं आ पा रहे थे। क्यों? क्योंकि डीबीटी नहीं था ना। डीबीटी ने लीकेजेस को कम कर दिया, इतना कम कर दिया कि पूछो मत। और डीबीटी कैसे पॉसिबल हो पाया? क्योंकि लोगों के पास बैंक अकाउंट है। और ये बैंक अकाउंट कहाँ से खुले हैं? प्रधानमंत्री जन धन योजना से। आ गया समझ में? लोगों को आ गया होगा, है ना। तो करप्शन एंड लीकेजेस, रेड टेपिज्म मतलब होता है लाल फीताशाही। अब लाल फीताशाही मतलब क्या होता है? जैसे आप कल को डीएम बन गए, आपको बहुत ही ज़्यादा लिबरल होना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ योर माइंड। आपके आइडियाज़ बहुत लिबरल होना चाहिए। आप किसी फाइल को पकड़ के उस पर बैठ नहीं सकते महीनों, क्योंकि ये क्या कर रहा है? डिले कर रहा है। इसको बोलते हैं रेड टेपिज्म। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, इसलिए मैंने इसको इधर लिखा है। इकोनॉमिक चैलेंजेस हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस हो गए। अब आ जाओ अपन डेमोग्राफिक चैलेंजेस पे। रीजनल डिस्पैरिटी, जैसे कि पंजाब में जो एग्रीकल्चर इनकम है फार्मर की बहुत ज़्यादा है, बिहार में बहुत कम है। केरला में एजुकेशन 94% है, बिहार में 64% है। ये कहलाता है रीजनल डिस्पैरिटी। अब ये तो कहलाता है ये जो क्रिएट हो गई है, लेकिन ये क्रिएट क्यों हुई? कुछ नेचुरल डिस्पैरिटी के कारण। कहीं पे सॉइल बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है तो उधर पे ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन ने अपने जो वेस्टर्न बेल्ट के जो स्टेट्स हैं उनको ज़्यादा प्रॉस्परस बना दिया, तो रीजनल डिस्पैरिटी आ गई। देखो रीजनल डिस्पैरिटी मेजरली ह्यूमन शेप्ड होती है ना। ह्यूमन शेप्ड मतलब पॉलिटिकली शेप्ड होती है, लेकिन सिर्फ पॉलिटिकली शेप्ड होती है ये बोलना गलत होगा। आप इसको समझिए, मैं समझाऊंगा। इंटर जनरेशनल गैप। अभी देखिए आपके फादर पे मोबाइल चलाते बनता है। देखो मोस्ट ऑफ यू, इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू अपर क्लास, सॉर्ट ऑफ अपर क्लास, मतलब ऐसा नहीं अपर क्लास इन टर्म्स ऑफ इनकम और अपर क्लास इन टर्म्स ऑफ स्टेटस। अगर आपके स्टेटस में आपके फादर कोई ब्यूरोक्रेट हैं, सिविल मतलब अच्छी पोस्ट पे हैं, तो ऑब्वियसली उनको मोबाइल का एक्सेस बहुत पहले हो गया था। लेकिन आज भी एग्रीकल्चर फैमिली में अगर आपके पेरेंट्स से, आपके फादर मदर से पूछोगे तो उनको नहीं आता है यार। अभी आपको उसमें सेंस ऑफ सुपीरियरिटी नहीं लाना है आप अपने अंदर कि मेरे को आता है, मेरे पापा को नहीं आता है, क्योंकि ये तो बहुत ही छोटापन हो जाएगा आपके दिमाग का। आप समझो जिस सिचुएशन में, जिस टाइम पे उन्होंने अपने आप को सेव किया, उस टाइम पे नहीं थी वो रिसोर्सेज इतने ईजिली अवेलेबल। तो इस कारण से क्या हुआ? इंट्रा जनरेशनल और इंटर जनरेशनल गैप आए। अब इंट्रा जनरेशनल मतलब
एक ही जनरेशन में गैप आना। जैसे एक ब्यूरोक्रेट का बच्चा है, मतलब एक सिविल सर्वेंट का बच्चा है, मतलब सन है, और एक एग्रीकल्चर फार्मर का सन है, मान लो बिहार से, और ये है मुंबई से। तो ये जो सन और ये जो सन होंगे दोनों की, इनकी अब आपको क्या लगता है इधर पे डिफरेंसेस होंगे? हाँ होंगे। इसी को बोलते हैं एजुकेशनल डिफरेंसेस होंगे, मतलब डिजिटल डिवाइड होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी यार। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच विल बी डिफर बिटवीन दिस सन एंड दिस सन। तो ये बोलते हैं इंटर जनरेशनल डिस्पैरिटी। अभी एक और है लैक ऑफ अवेयरनेस। अभी सोशल चैलेंजेस है, पैट्रियार्कल माइंडसेट अभी समझा है, जेंडर बायसेस, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और पैटर्न ऑफ माइग्रेशन। लैक ऑफ अवेयरनेस मतलब, देखो ये मैंने लास्ट में लिखा लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस इज़ अ बिगेस्ट इशू अमंग लॉट ऑफ इंडियंस। क्यों? क्योंकि स्टिल देयर आर रिमोट एरियाज जहाँ पे लोगों को नहीं है अवेयरनेस, नहीं है उनके पास एजुकेशन का एक्सेस। तो एज अ ब्यूरोक्रेट आपको नहीं पे काम करना है यार, सबसे ज़्यादा करना तो सभी को अच्छे, सभी को बेटर करना है, हर चीज़ को बेटर करने की कोशिश करना है, लेकिन जो अंत्योदय है ना, लास्ट माइल वाले इंसान तक पहुंचना है अपन को। तो जब आप अपने अंदर ऐसा एटीट्यूड बिल्ड करेंगे ना, तो यू विल बी अ बेटर पर्सन। समझ रहे हो ना आप? बेटर पर्सन एंड बेटर सिविल सर्वेंट। तो अवेयरनेस इज़ अ इशू। और आप जब इंडिया को नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट देखेंगे, आप समझेंगे कि दिस इज़ अ बिगेस्ट प्रॉब्लम। क्योंकि पॉलिसी बनती है, पॉलिसी का बेनिफिट कब जाएगा लोगों के पास? जब लोगों को पता होगा। तो इसलिए बोलते हैं कि मास अवेयरनेस कैंपेन लगाओ, है ना, लोगों को मोटिवेट करो, मतलब चौपाटी पे प्रोग्राम्स जो होते हैं, चौपाटी नाटक्स वगैरह, इनके थ्रू पॉलिसीज़ की अवेयरनेस दो। तो इससे क्या होगा? इससे ट्रांसमिशन बढ़ेगा पॉलिसी का, है ना। तो ये चैलेंजेस हो गए, है ना। आप समझ रहे हो मेरा अप्रोच क्या है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया व्हाट इज़ इंक्लूसिव ग्रोथ। अब व्हाट आर द की पिलर्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। अब अपन देखेंगे मेजर्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इसमें कुछ नहीं होता, जो डिफरेंट रिपोर्ट्स आती है, जैसे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जैसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिलीज़ करता है, इसमें इंडिया की रैंक 85 है, और इंक्लूसिव डेवलपमेंट ग्रोथ में इंडिया की रैंक 62 है। ये अपडेट हो गई होगी, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा फिर से, है ना, इसको अपडेट कर लीजिएगा। इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हैं, मतलब क्या क्या ऐसे मेजर्स लिए हैं जो इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करें। तो मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि देयर आर बंडल ऑफ इनिशिएटिव्स टेकन बाय द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ। लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। मनरेगा से क्या होगा? मनरेगा क्या देगा आपको? मनरेगा आपको एम्प्लॉयमेंट देगा, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट मिल रही। अभी मैंने आपको एक वर्चुअस साइकिल बताई थी ना, उस साइकिल में आप कहाँ फंस रहे थे? आप उधर फंस रहे थे जहाँ आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही थी, एजुकेशन। अभी इधर एम्प्लॉयमेंट मिल रही, मतलब वेजेस आएंगे आपके, और वेजेस आएंगे तो आप लाइवलीहुड इंश्योर कर पाएंगे। गुड, समझ गए ना क्या बता रहा हूँ मैं? ये जिसने समझ लिया ना, मज़ा आ जाएगा उसको। स्किल डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग कर दी, अब आपको एम्प्लॉयमेंट ईजिली मिल जाएगी। EIA इन्वायरमेंट ऑडिट्स होते हैं इसके अंदर मतलब अभी इसकी एक सिंगल विंडो क्लियरेंस बना दी है EIA की, मुझे याद नहीं आ रहा है उसका नाम, देख लीजिएगा आप, नहीं आ पा रहा है याद। तो EIA इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करेगा, इन्वायरमेंट ऑडिट करेगा, जो कि इन्वायरमेंट ऑडिट कहलाता है। तो वो क्या इंश्योर करेगा? वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली सस्टेनेबल ग्रोथ को इंश्योर करेगा। यू गॉट मी? देखो बहुत ही ज़्यादा ईजी करके दिया है मैंने, आप इसको, आपको जैसे भी देखना आप देखिए, इसको बेटर कर लीजिए आप, ठीक है। फिर उसके बाद विसाका गाइडलाइन, जेंडर सेंसिटिव सोसाइटी। विसाका गाइडलाइन 2013 में आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। 1997 का एक केस लॉ था, उसके बाद जब, मतलब आ तो गाइडलाइन 1997 में गई थी, बट इम्प्लीमेंट हो गई थी 2013 में। बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल, इसका एग्जांपल आप बहुत यूज़ भी कर सकते हो, जैसे 1/3 रिजर्वेशन ऑफ फॉर वुमेन इन ग्राम सभा, ये भी इसी का पार्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? तो इंक्लूसिव ग्रोथ इज़ एनीथिंग विच इनकम्पासेस दो 7 थिंग्स। उनको याद कर लीजिएगा, आपको रियल में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा, बहुत सारी जगह। सिर्फ एक आंसर में नहीं, चारों GS में काम आएगा ये वाला।
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र गुड गवर्नेंस प्रमोट करेगा, ठीक है। पीएम जनधन फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट करेगा। बस आज का लेक्चर इतना ही था। और ये नीचे मैंने कुछ आपको फिगर एंड फैक्ट्स दिए हैं, इनका मैं समझा नहीं सकता, इसको आपको याद करना है और आपको इसको आंसर्स पॉइंट्स जो बताए ऊपर उधर पे एज एन एग्जाम्पल डालना है। तो ये था आज का वीडियो इंक्लूसिव ग्रोथ का। होप सो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप बने रहिए मेरे साथ, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही ईजी कर दूंगा मैं आपके लिए। थैंक यू, गुड बाय।